अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह पढ़े वो सारे किसके थे? पार्ट 1 के। उसमें मैंने चार्जेस की बात की, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनकी वैल्यू, इनका आपस में इंटरेक्शन। अब हम काइंड ऑफ एक डिफरेंट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं जिसमें फ्लक्स की बात होगी। तो ये पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा सा छोटा पड़ेगा पार्ट 1 से, लेकिन इसे एज अ डिफरेंट चैप्टर ही ट्रीट कर लो। ठीक, हम क्या करेंगे, हम बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे चैप्टर्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। जैसे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स, मैं उसे 5 चैप्टर्स में ब्रेक करवा दूंगा, 5 पार्ट में ब्रेक करवा दूंगा, तो उतना टफ नहीं लगेगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनाओ, उसी में से, अलग नहीं। तो हम यहां स्टार्ट करेंगे फ्लक्स एंड घोसला या गॉसेस लॉ। यू नो गोसे कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, आइए। सो द फर्स्ट टर्म इज फ्लक्स, और आई शुड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चौथे चैप्टर के बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चले जाएंगे। तो अभी के लिए कंट्रोल बच्चे, क्या हुआ? ओके, अभी के लिए मैं इसे जस्ट फ्लक्स बोलूंगा, लेकिन आगे, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग बताना पड़ेगा। सो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लक्स से कोई लेना देना नहीं है। कभी लक्स साबुन दिमाग में आ रहा हो, नहीं आ रहा था तो अब आ रहा होगा। आपने ये फ्लक्स वगैरह पहले भी टर्म सुनी है, ई फ्लक्स, वेलोसिटी, शायद याद हो, फ्लूइड्स आपका फेवरेट चैप्टर। फ्लक्स इज जस्ट फॉर फ्लो, ठीक है। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तात्पर्य क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी। होता रहता है बच्चों, इट्स ओके, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आई थिंक आज इस साइड देखना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है। वैसे एक रील बनाई जा सकती कि टीचर पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट देखे जा रहा है, तेरे को मैं देखूंगा। हाँ भाई देखें, तो इसमें लिखिए, हाँ भाई, किसी भी डेफिनेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे? इट स्टेट्स दैट, या अकॉर्डिंग टू इट, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहो। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, electric flux is defined as number of EFL। आई होप आपको EFL याद हो। हाँ, क्या मीशो वाला मिताब था? नंबर ऑफ EFL passing through a surface, passing through a surface normally, perpendicularly, normally, orthogonally, 90 डिग्री गली, ठीक है, ओके। पासिंग थ्रू, नया स्टूडेंट है क्या बच्चे? न्यू स्टूडेंट है लग रहा है, कई दिनों बाद आया है। नई शर्ट पहनी है? नई शर्ट पहनी है, ये शर्ट पहले नहीं पहन के आया तो मैंने तेरे को पिंकू क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस कलर को मैं जाने नहीं दे सकता बिना जोक मारे। हाँ, ये कोई बात नहीं, बस नॉर्मली है। क्या मोलर लिखना था? मोलरली, जाने दो। आइए देखें, सबसे पहले मान लो ये आपके पास आपकी कॉपी का एक पेज है, जस्ट अ फ्लैट सरफेस एरिया, ठीक। थोड़ा सा साइड व्यू देख रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, 1 2 3। तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के आर पार जा रही है? तो मैं कहूंगा फ्लक्स कितना है? 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली नॉर्मली, इसकी यूनिट होगी वोल्ट मीटर पर मीटर, नहीं वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है? अभी तक आइडिया हो गया हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर?
नॉट, कोई नहीं डरा। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ए कोई साथ नहीं देगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा। ये भी एक गाना है। कोई नहीं बच्चों, बीच बीच में गा लिया करो, क्या पता कोई टीचर आपको आवारा कह दे। अब एक चीज बताओ, यहां पे मेरे पास ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, बताइए फ्लक्स कितना है? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, किसी भी सरफेस से ये अनारकली की तरह नॉर्मली जानी चाहिए। हाँ तो बच्चों, लेट जस्ट से ये जो बोर्ड का कलर है ब्लैक वाला, इसमें ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, फ्लक्स कितना है बोर्ड से? 0। ऐसे जाएंगी तो 4। बात आई समझ? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं, 10 की पावर 12 के आसपास आएंगे। तो कोई ना कोई हमें फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मूला डिफाइन करने से पहले जल्दी से कुछ आंसर दे दो ताकि मुझे पता चले बेसिक पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। एरिया क्या है, स्केलर या वेक्टर? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आइए समझा देता हूं। कुछ बेसिक देख लीजिए, बेसिक फिजिक्स। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ए ये बी, पैरेलल शिफ्टिंग याद है? बी को उठा के उसके पैरेलल शिफ्ट कर दो, ए को उठा के उसके पैरेलल शिफ्ट कर दो, क्या बन गया? मैंने रेक्टेंगल सुना क्या? पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये ए ये बी, कोई प्रॉब्लम? ए और बी के बीच में ये एंगल है ना, वेक्टर्स के बीच में एंगल हेड टू हेड या टेल टू टेल होता है, तो ए और बी के बीच में ये एंगल है। एनीवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट या बेस इनटू एल्टीट्यूड, सुना हो तो याद करो वो बचपन के दिन जब तुम्हें लगता था मैथ बहुत टफ है। जब मैथ में ज्योमेट्री आई तो तुमने पूछा ये ज्योमेट्री किस काम की है जो तुम लेके आ रहे हो डेली? एक तो ज्योमेट्री में वो था, वो डिवाइडर, याद है? कभी किसी को काम समझ नहीं आया उसको इसके अलावा, ठीक है? तो ठीक, तो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। हाँ तो बच्चों, ए इंटू बी कर दो, ये एरिया होगा। हमें क्या चाहिए, हमें एल्टीट्यूड चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट। ये हाइट कितनी होगी? और मुझे लगा था मैं जल्दी से करवा दूंगा, बी साइन थीटा। तो बताइए इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? ए बी साइन थीटा। आई होप आपको पता हो ए बी वेक्टर हैं और साइन क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। सो एरिया इज गिवन बाय ए क्रॉस बी, दिस इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ बच्चों, एरिया अगर वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होती है एरिया की? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन में राइट हैंड करो, बी की डायरेक्शन में क्रॉस कर दो, ठीक? क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। सो अगर मेरे पास ये पूरा बोर्ड एक एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर लिख भी देता हूं, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस और प्लेन। तो आइए बिड़ू हेल्प करवाइए। ये आपके पास एक प्लेन है, इसमें बैठना मत, ये वो वाली प्लेन नहीं है। ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, एरिया वेक्टर कहां होगा? दिस इज एरिया वेक्टर। इस साइड से देखोगे तो एरिया इस साइड मिलेगा, इस साइड से देखोगे तो एरिया इस साइड मिलेगा। तो बताओ छत का एरिया वेक्टर कहां है? नीचे तुम्हारी तरफ,
हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ। इस दीवार का, इस दीवार का, बात आई समझ में? सो एरिया वेक्टर ए से है, आई से ऐसे है। सच में बच्चे मॉर्निंग वाले बैच में भाग गए सारे? टोटल 15 थे। तो उस बैच को मैं पढ़ा लेता हूँ, कम स्ट्रेंथ है, मुझे ज्यादा आएंगे। हाँ भाई, नोट किया? हाँ भाई, हेल्प करवाओ। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका आधा कर दो। दो ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी। तो आई होप आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? वेक्टर ही होता है। तो ये था हमारा पहला बेसिक, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा फॉर्मूला, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब एक वेक्टर है a, इसके कंपोनेंट x y z तीनों में होंगे। सेम गोज फॉर दिस वन। तो बताओ a डॉट b क्या होगा? ax bx i कैप, है ना? है ना? सच में? अगर आंसर में आई जे के आ गया तो वो वेक्टर हो जाएगा। तो x वाले की x से मल्टीप्लाई, y की y के साथ, और शाबाश z की z के साथ। z होता है z होता है? ब्रिटिश में z होता है, अमेरिकन में z होता है। दोनों सही है, दोनों सही है। जी सिनेमा बचपन से देखता आ रहा हूँ और मेरे को हमेशा से डाउट था ये जेड सिनेमा क्यों नहीं बोलते। कोई बात नहीं बच्चों। फिर हमारे क्लास में काफी सारे बच्चे थे फॉरेन से। नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट होती है फॉरेन स्टूडेंट्स की। नेपाल, बांग्लादेश, ये जो आसपास के कंट्री हो गए, इनको से तो फीस कम ली जाती है, और जो थोड़े रिच कंट्रीज हो गए उनसे फीस ट्रिपल ली जाती है, जिससे कॉलेज चल सके। क्या होता है? अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा वैसा कॉलेज था क्या हमारा? हमें डिग्री प्रेसिडेंट ने दी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉलेज का नहीं। एनआईटी आईआईटी की डिग्री प्रेसिडेंट देता है। कोई आइडिया नहीं? ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी पहले, इसलिए मैं गया नहीं था। अब मेरे को लग रहा है मेरे को चला जाना चाहिए था। मैं साइकिल से जाता स्टेज पे। प्रेसिडेंट बोलते बेटा मान जाए यहाँ तो। ओके, याद रह जाएगा। हाँ तो बच्चों जल्दी से बताओ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे। शाबाश। तो आई होप आपको याद हो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है? करें स्टार्ट। अब फाइनल क्वेश्चन, आपके पास एक सर्कल है इन YZ प्लेन ऑफ रेडियस 10 मीटर। बताइए एरिया कितना होगा? शाबाश, पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस किस प्लेन में है? YZ में। तो एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वो x में होगा।
तो यहाँ प्लस माइनस आई दोनों आ सकते हैं, डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, फील्ड किस डायरेक्शन में। ये अलग बात है, हम हमेशा प्लस वाला मैग्नीट्यूड देके चलते हैं जिससे बात बन जाए। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे आपके पास इस चैप्टर में। करें स्टार्ट। तो ये आपके बेसिक्स थे जिनकी आपको नीड पड़ेगी। अब वापस आओ, फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। बाल को देख लो, एरिया को तुम ए से भी डिनोट कर सकते हो, एस से भी डिनोट कर सकते हो। सो एस या ए किसको डिनोट करते हैं? एरिया को या एरिया वेक्टर को। तो कई बार हम फॉर्मूला ई डॉट ए लिखते हैं, कई बार ई डॉट एस लिखते हैं, तुम्हारी जो चॉइस हो वो वाला लिख लेना, याद रह जाए। अब देखो, जैसे आपके पास एक पेज है, आपने पेज को ऊंगा बुंगा कर दिया, थोड़ी सी आपने पेज की शेप चेंज कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक पेज है। पेज अगर बिल्कुल फ्लैट है तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर पेज मैंने बेंड कर दिया, ठीक, तो आप देख सकते हो हर जगह एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन लेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस सेंस में। तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी सरफेस से पास होती है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कंडीशंस भी होती हैं, वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल। तो अगर आपके पास ई और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेरिएबल हो, तो ये वाला फॉर्मूला चूज करो। एंड डोंट वरी, ये फॉर्मूला आपको बहुत रेयरली चूज करना पड़ेगा। मैं इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा और पिछले पार्ट के जो क्वेश्चन रह गए वो भी एक साथ कर लेंगे, हम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लिख ले बालक। ओके, व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट? आई, if electric field and area both are different constants, जैसा कि पहला केस, मान लो ये आपके पास अगेन एक पेज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी क्या है? यूनिफॉर्म है। हाँ तो बच्चों रूल पता है, ई डॉट डी एस, ई कॉन्स्टेंट बाहर, ds का इंटीग्रेशन s। तो अगर ऐसा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कांस्टेंट है दोनों, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो E डॉट ए या E डॉट एस। ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ठीक। इसकी कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। चलिए स्टार्ट। बालक इसके सारे एग्जांपल तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बुक में स्टार्टिंग में इसी के ही एग्जांपल है, मैं इस पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, इन पे क्वेश्चंस खास आते नहीं। बाकी डोंट वरी, 2 लेक्चर दे दो मेरे को, 2 लेक्चर में फ्लक्स और गॉसेस लॉ का बेसिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही बचेंगे। तो अगले वीक न्यूमेरिकल ही करेंगे जब तक मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते, जो असाइनमेंट दी थी उसके सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, अभी के लिए मैं बस इस पे टाइम नहीं खराब करना चाहता। एंड देन
हेडिंग डालो साइन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, जीरो तो आई होप आपको पता हो। क्या बच्चे, करेक्ट, ओके। हाँ बच्चों, तुम इस गेट के उस साइड हो और तुमने गेट खोला और इस साइड आ गए, क्या बोलोगे, एंटर हुए हो या एग्जिट हुए हो? एंटर। सच में? तो क्या बोला जाएगा, रूम, अच्छा मैं उधर से देख रहा हूं तो मैं कहूंगा रूम के बाहर आया है। बालक जाने दो, ये मेरे पास एक रूम है, ऑब्जर्वर को कहीं खड़ा कर दो, हमारा आंसर ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जर्वर है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन यहाँ चला गया, क्या कहेंगे, एंटर हुआ या एग्जिट? बोलो एग्जिट हुआ है, किस साइड से ऑब्जर्वर, रूम में तो एंटर हुआ है, बात आई समझ। अब लेट जस्ट से तुमने खेत के बीचों बीच एक दरवाजा लगा दिया, दूर दूर तक सिर्फ ग्राउंड और यहाँ एक दरवाजा, तुम दरवाजे को खोल के उस साइड चले गए, अब बताओ एंटर हुआ है एग्जिट? अब क्या डिपेंड करेगा, एंटर एग्जिट आर डिफाइंड फॉर अ क्लोज्ड बॉडी, ये क्लोज्ड बॉडी नहीं है, ये धमाल का गेट है, किसी ने मूवी देखी हो, देखा मूवी का सीन बड़ा याद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कहा था ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, ये क्लोज्ड बॉडी में नहीं कर सकते। तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं कहूं फ्लक्स एंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है तो प्लीज ध्यान रखना आपके पास बॉडी क्लोज्ड, ठीक। अब आइए स्टार्ट करते हैं, वन लफड़ा वन टाइम। आपके पास क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक है। ये जो बिल्कुल इस साइड से फेस है दिस इज आवर फर्स्ट फेस, और जो इस साइड है दिस वन इज सिक्स्थ फेस, ये पहला ये इसका सिक्स्थ फेस। इसके अलावा जितने भी फेस रह गए, कितने रह गए, चार, 1 2 3 और 4, क्या हुआ, कौन सा फेस मिस किया बताओ, देखो ये 1 सॉरी हाँ ये 2, बिल्कुल पीछे वाला 3, बिल्कुल नीचे वाला 4 और ये सामने वाला 5। चलो ठीक है, ध्यान तो दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम, ये बोर्ड फर्स्ट फेस, वो सिक्स्थ फेस, ठीक है। ये जो जितने साइड में रह गए ये बाकी 4 फेसेस, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब लेट जस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे, आई होप आपके दिमाग में इमेज बन गई, ठीक, समझ रहे हो? लाइट जैसे कोई बाहर खड़ा होकर गोलियां चला रहा, क्यों ठीक, डोंट वरी, नहीं चला रहा, लेजर लाइट ऑन किए जा, नहीं लेजर लाइट आर पार नहीं हो पाएंगे, रॉकेट लॉन्च बालक इतनी ज्यादा इमेजिनेशन नहीं, ठीक है। अब देखो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, कौन कौन से फेसेस से पास करेंगे, ठीक, तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये फेस लगा हुआ है, इस पे टकराए, नॉर्मल है, इसमें एंटर करेंगे, ये सिक्स्थ फेस है, इस पे टकराए, इससे निकलेंगे, किस में एंटर कर रही है, फर्स्ट में, क्लोज्ड बॉडी है ना, तो यहां पे फ्लक्स एंटर हो रहा है, इनवर्ड है, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, आउटवर्ड है, बात आई समझ। अब देखो ये टॉप वाला फेस हो गया, सेकंड फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, कितनी इस पेज के अंदर से पास होंगी, 0। देखो ये फर्स्ट फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके अंदर से कितनी निकलेंगी, 0। तुम ऐसे सोच लो, ये सेकंड फेस है, इसका एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर परपेंडिकुलर, विदाउट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, एंगल कितना होगा, 90। ये वाला है फोर्थ फेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90।
तो अगर तुम उस साइड से लेजर लाइट ऑन कर दो तो लेजर लाइट इस और इस फेस में से तो निकलेंगी, इन फेसेस में से नहीं निकलेंगी। इन्हें टच करती हुई जा सकती हैं, ग्रेज करती हुई जा सकती हैं, इनके आर पार नहीं होंगी। बात आई समझ? बना लो प्लीज, ये कॉफी कॉमन क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में। चलिए आओ देखो। अब बच्चों मान लो इस क्यूब को तुम सामने से देख रहे हो, क्या दिखाई देगा? स्क्वायर, शाबाश। सामने से देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आई और यहां से गई। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बताओ, ये एंटर हो रही है ना? कौन से एंटर हो रही है? ये। बात आई समझ? अब तुम इस साइड से देख रहे हो, ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की। तुम इस साइड से देख रहे हो, ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? 180। जरूरी नहीं है फिगर हमेशा ऐसी बने। तो यहां एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज 180 और आई कुड से ऑब्ट्यूज। प्रॉब्लम? फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए अगर कांस्टेंट हो, फॉर्मूला E A cos थीटा। हमें पता है E A कोई जीरो नहीं है, ठीक। अब रह गया cos थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑब्ट्यूज एंगल, cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो cos थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो फ्लक्स क्या आया? नेगेटिव। ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो बाल को याद रखना, इनवर्ड फ्लक्स या एंटरिंग फ्लक्स का साइन हम नेगेटिव लेते हैं। एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। इसका प्रॉब्लम? साइन ऐसे डिफाइन हुए। एक बार वो दूसरे वाला डायग्राम बता दो, मतलब किस वे में कहां से? बालक, ये है हमारा दूसरा डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में ऐड हो, पहले में कर दिया। हाँ पहले से एंटर कर लिया है, लास्ट वाले 6 से एग्जिट कर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब वापस आओ, 6th एरिया को देखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, एंगल कितना है? 0। लेट जैसे एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमें तो नॉर्मल वाला कंपोनेंट चाहिए होता है। तो थीटा एक्यूट है तो cos थीटा क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो आउटवर्ड फ्लक्स, एग्जिटिंग फ्लक्स क्या साइन होगा? पॉजिटिव। अगर मैं तुमसे पूछूं नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स, फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स, तो तुम कहोगे जो आया जो गया दोनों का सम। हाँ भाई, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर। कैसे पता? डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट का आंसर है स्केलर प्रोडक्ट का आंसर है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड स्केलर क्वांटिटी में नेट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट साइंस के साथ ऐड करके। बात आई? देख बालक, जरूरी थोड़ी ना है, मान ले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, ऐसे दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ नहीं रहा। तो हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल लेते हैं, तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो जरूरी थोड़ी ना एंगल हमेशा 0 या 180 हो, एक्यूट ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। करें? नहीं करना? चलो जल्दी से। क्या हो गया बच्चों, परेशान क्यों? ये जिंदगी के बेस्ट डेज है तुम्हारे, मेरे तो हैं ही, तुम्हारे भी हैं।
सोचो, आज से 10 साल बाद तुम गली से जा रहे होगे और छोटे बच्चे तुम्हें अंकल आंटी बोल रहे होंगे। ओके, हिम्मत है? पढ़ते हैं आगे। अच्छा वाइवा दोगे, हिम्मत नहीं है? हाँ, नहीं पढ़ने की हिम्मत नहीं है ना? हद है यार, वाइवा से इतना क्यों बचते हो? याद रह जाएगा इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स और टोटल फ्लक्स कैसे रिलेटेड है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब लफड़े वाले क्वेश्चन। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि ये तुम्हारे पास एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर की एक्सिस हो गई, हेमिस्फेयर खुला है, ओपन है यहां से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये। तो बताओ इस हेमिस्फेयर से एग्जिटिंग फ्लक्स, सिर्फ एग्जिट करने वाला फ्लक्स कितना है? ये मेरा क्वेश्चन है। समझ में आया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे एग्जिट कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं 90 डिग्री पे, वो कितनी है, या उनके कंपोनेंट कितने हैं? जल्दी लिखो प्लीज। हाँ बताइए। 0? हाँ बच्चों आओ देखो, सबसे पहले क्या मैं यहां फॉर्मूला E डॉट ए लगा सकता हूं? क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। देखो मैंने यहां एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये एरिया इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यहां एक छोटा सा एरिया ले लिया ये इसमें, यहां एक एरिया ले लिया ये इसमें, यहां एक एरिया इसमें, इसमें। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा फ्लक्स का? इंटीग्रेशन E डॉट ds। लिखो E ds, आगे cos थीटा, इंटीग्रेट करो इसे, कौन चीज बाहर आएगी? इस केस में E बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब क्या बचेगा? ds cos थीटा। क्या तुसी कैन इंटीग्रेट दिस वन? कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? पहली चीज नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास एरिया और थीटा में रिलेशन नहीं है, दो वेरिएबल हो गए। और ऐसे अगर कभी फंस जाओ तो हमारे को इसको सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र पता है, एक शॉर्टकट पता है। आओ इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं पहले इजी वाला डिस्कस करूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं E इंटू ए, और ए क्या है? इफेक्टिव एरिया, ए इफेक्टिव, इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इस केस में इफेक्टिव एरिया की वैल्यू लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आ जाए तो उसे किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है? कोई भी बॉडी आ जाए उसके लिए भी कर लेंगे। तो हेडिंग डालिए इफेक्टिव एरिया और इंटीग्रेशन ds cos थीटा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया नहीं है, तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखें इट इज द टू डायमेंशनल, it is the two-dimensional area
of a 3D body as seen from the direction of uniform field lines. ओके, लेट जैसे कार्टून्स की बात करते हैं, तुमने कोई भी कार्टून देखा हो, उसके ऊपर से रोलर चला गया, वो रोड फ्लैट करने वाली मशीन, तो आपने देखा हो, तो कार्टून्स में क्या करते हैं, उसकी लेंथ ब्रेड्थ चेंज नहीं करते, उसकी विड्थ डेप्थ जो अलग है उसे चेंज कर देते हैं। मतलब सामने से देखोगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे वो टेढ़ा होगा बिल्कुल फ्लैट होगा। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आपको एक बॉडी को ऐसे देखना है जैसे वो फ्लैट है। यहां पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जब भी इफेक्टिव एरिया लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से देखो, देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मैंने देखा, ये हेमिस्फेयर क्या दिखाई देगा, सर्कल, एक फ्लैट सर्कल ही तो दिखाई देगा, 2 डायमेंशनल एरिया। उस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बस इफेक्टिव एरिया यही होगा। आ जाओ कुछ एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल्स देखो। ये हमारे पास अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जब तक ना बोला जाए। यहां मैंने एक स्फेयर रख दिया, एनीवन, स्फेयर कैसा दिखाई देगा, सर्कल। तो स्फेयर आपको एक सर्कल दिखाई देगा इस साइड से देखोगे। फिर मैंने एक हेमिस्फेयर रख दिया, सोच समझ के आंसर देना, क्या दिखाई देगा, शाबाश, तो ये दिखाई देगा सेमी सर्कल। यहां मैंने एक सिलेंडर रख दिया, ठीक है, तो ये एक सिलेंडर रख दिया, तो सिलेंडर दिखाई देगा हमें इस साइड से, ठीक, एल आर, एल और 2R साइड का एक रेक्टेंगल। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसमें एक सिलेंडर ऐसे रख दिया, तो इसमें क्या दिखाई देगा, शाबाश, सर्कल। साइड से देख रहे हैं, जस्ट इसका 2 डायमेंशनल एरिया। आपको इसे 3D में नहीं मानना, 2D में इसकी एक शेप मानना। अरे नोटोगे, नोटोगे, कोई बात नहीं, फिर भी ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देख लेना कौन है, कौन है, वही मैं पूछ रहा हूं कौन है। तो कौन को देखेंगे तो क्या दिखेगा, हाइट h ही रहेगी, बेस 2R हो जाएगी, ये ट्राइंगल दिखाई देगा। तो ऐसा कोई भी केस आ जाए, आप सीधा सा E डॉट ए कर देना और यहां पे इफेक्टिव एरिया ले लेना। ओके, इरिटेट हो रहे हो, थैंक यू, अब और करूंगा, इसीलिए तो कर रहा हूं, मजा आ रहा है तुम्हें। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरा टीचर मुझे डांटता और मुझे चुप होना पड़ता। अब मैं बड़ा बच्चा हूं, अब मैं ही टीचर हूं और बच्चा मुझे कहता है पढ़ा लो, और मैं कहता हूं हुर्र। ठीक है, ओके, नोट किया, कोई प्रॉब्लम किसी को, करें, एक स्टेटमेंट लिखिए प्लीज। In a uniform field, net flux, फाइनाइट लिख लिया करो ना सीधा,
in a uniform field, net flux through a closed body is always zero. Through a closed body is always zero. बात आई समझ? चलो और डिटेल में समझाता हूं. देखो बच्चों, ये मेरे पास एक बॉडी है. कैसी शेप है? क्लोज्ड बॉडी, आर्बिट्ररी शेप, रैंडम शेप. मैंने इसको कोई भी शेप दे दी रैंडम, जिसका मतलब है अगर ये इस शेप के लिए वैलिड है तो ये स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर सब फिगर के लिए वैलिड है. तो जब भी हमको ऐसी रैंडम शेप बनाते हैं, इसका मतलब है कैसी शेप ले सकते हैं. ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ध्यान से देखो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हुई? नहीं. क्या ये एंटर हुई? और अगर ये एंटर हुई तो ये एग्जिट भी हो. तो एक लाइन एंटर हुई, एक लाइन एग्जिट हुई, फ्लक्स कितना हुआ? जीरो. क्या ये लाइन एंटर हुई? नहीं. ये एंटर हुई, एग्जिट हुई, एंटर हुई, एग्जिट हुई. तो बाय डेफिनेशन जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतना नेगेटिव फ्लक्स होगा, जितनी एग्जिट करेंगे उतना पॉजिटिव फ्लक्स होगा. और कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं अगर कोई एंटर कर गई तो उसे एग्जिट करना पड़ेगा. मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि यहां पे देखो 3 लाइनें एंटर कर रही हैं और एक एग्जिट हुई. अगर मैंने ऐसी फिगर दे दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी. बात आई समझ में? तो ये चीज हमेशा याद रखनी. अभी इफेक्टिव एरिया वाला कंसेप्ट क्या है इसे देखते हैं. हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो तुम्हारी आंसर की ACDC हो गई. ये मेरे पास एक हेमिस्फेयर है. मैंने हेमिस्फेयर को ऐसे रख दिया. ठीक है, बताओ क्लोज्ड हेमिस्फेयर है ये, नेट फ्लक्स कितना होगा? क्लोज्ड बॉडी है ना. ओके. तो पढ़ लेना, इनकमिंग फ्लक्स पूछा है, आउटगोइंग फ्लक्स पूछा है या नेट फ्लक्स पूछा है, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ सकता. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया, इस हेमिस्फेयर के कर्व्ड वाले पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी नॉर्मली पास हो रही है? नहीं नहीं, लेट जस्ट से तुम्हें इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? तुम इस एरिया को देखो, ये एरिया क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट. तो तुम कहोगे ये एरिया कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इनकमिंग फ्लक्स कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. लगा सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कांस्टेंट. सही लिखा है, शाबाश. ये इनकमिंग फ्लक्स हो गया. नेट फ्लक्स क्या होता है? एंटरिंग प्लस एग्जिटिंग. इनकमिंग या आउटगोइंग है ना. नेट कितना है? तो एग्जिटिंग फ्लक्स क्या होगा? माइनस ऑफ एंटरिंग फ्लक्स. फिट आउट. और एंटरिंग फ्लक्स कितना है? तो एग्जिटिंग फ्लक्स कितना होगा? बात आई समझ? तो इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट हम यहां एंटर एग्जिट से लेके आते. ओके ओके. किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं हो तो भी कर दूंगा मैं. तो ये है हमारे पास फ्लक्स. फ्लक्स इज फ्लो. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस फ्लो कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स. नया लक्स सिर्फ 10 रुपए में. सोचो, एक सेलिब्रिटी जो करोड़ों कमा रहा है तुम्हें खुशी खुशी बता रहा है कि 12 रुपए का लक्स 10 में हो गया, जबकि वो लक्स से नहाता भी नहीं, तुम्हें पता है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुत्ते साफ करने वाले साबुन से नहा लो, साबुन तो साबुन होता है, हाँ ना. ओके ठीक है, करें, चेंज करो. अब बच्चों वापस आते हैं. क्या हो गया?
बोलो, नहीं बोलो, मैं सुनने को तैयार हूं, मना करो एक बार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे। अरे मना, क्या बात है बच्चे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, आज पता नहीं क्या मूड में आया सुबह सुबह अप्रैल फूल बनाने का। नवनीत सर को बनाया, मजा आया। नहीं बताऊं? हाँ बच्चों, क्यों बताऊं? देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना कि दो चीजें जिंदगी में किसी को नहीं बतानी। ओके, आओ अगला टॉपिक करते हैं। देखो, ये आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड बॉडी है। मैंने यहां एक चार्ज रख दिया आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाओ। एक लाइन ऐसे ये पास हुई, फ्लक्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एंटर हुई, एग्जिट हुई, फ्लक्स जीरो। एंटर और एग्जिट हुई, एक फील्ड लाइन एंटर हुई, एग्जिट हुई, एक फील्ड लाइन एंटर हुई नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट फ्लक्स थ्रू द बॉडी, क्लोज्ड बॉडी कितना होगा, कैसे जीरो कह सकते हो? नहीं नहीं, परपेंडिकुलरली वो अपने आप हैंडल हो जाएगा बच्चे, उतना हमें नहीं देखना। चार्ज बाहर था, अगर चार्ज बाहर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी तो उसे एग्जिट करना पड़ेगा। बात आई समझ? आओ, ये हमारे पास एक 3D क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है? आई होप समझ गए हो, मैंने ये सांप जो भी छोड़े हैं अच्छे से लिख देता हूं। 3D क्लोज्ड बॉडी। हाँ भाई, मैंने इसके अंदर एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, क्या ये फ्लक्स जीरो है? क्यों नहीं? क्योंकि ये आउटगोइंग फ्लक्स है, ये पॉजिटिव होगा। क्या ये फ्लक्स जीरो होगा? ये नहीं। गॉसेस लॉ फ्लक्स के बारे में ही बताता है। सबसे पहले गॉसेस लॉ लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड बॉडी, बॉडी बंद होनी चाहिए, ठीक है? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। सो दिस वन इज अ क्लोज्ड सरफेस। दिस सरफेस नाउ विल बी कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस, ठीक है? एनीवन, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल? E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन, कोई डाउट? लेकिन ये सरफेस कैसा है? क्लोज्ड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक सर्कल लगा देंगे। ओके, ये सर्कल क्या सजेस्ट करता है? दिस शोज क्लोज्ड सरफेस, ठीक है? ये सर्कल लगाना जरूरी है, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कल लिखा था E डॉट डी एस इंटीग्रल, आज बस हम क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हैं। और गॉसेस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, दिस इज गॉसेस लॉ। आ जाओ समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में, वो भी क्लोज सरफेस के इंटीग्रल। और आंसर किसके इक्वल आ रहा है? चार्ज एनक्लोज्ड, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है? लिखना स्टार्ट कीजिए, करें स्टार्ट। गॉसेस लॉ नाम बार बार रिपीट होगा तो जी एल, कई तो ग्ला बोलते हैं, जी लॉ, ग्ला, लेकिन जी एल और ज्यादा बेटर है। देखिए प्लीज, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट
states that the surface integral of electric field over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in that surface. याद रह जाएगी बात? आओ देखो, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है. दिस इज अ गॉसियन सरफेस. मैंने एक चार्ज यहां लिया Q1, एक चार्ज यहां Q2, एक यहां Q3, एक यहां Q4. बताइए फ्लक्स इस सरफेस से, इस क्लोज्ड सरफेस से कितना होगा? तो इसके अंदर चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q3 बाय, ठीक है, मीडियम हो तो एप्सिलॉन, या यहाँ के से कर लेना, ठीक है, मीडियम अब ज्यादा मुश्किल चीज नहीं. सो एनीवन, फ्लक्स अंदर वाले चार्जेस पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि इससे सिर्फ एग्जिट करती है. इनसे सिर्फ एंट्री या एग्जिट करेगी. बाहर वाले की जो फ्लक्स आएगी वो जाएगी, तो बाहर वाले का फ्लक्स नहीं होगा. नेगेटिव चार्ज हो गया तो एंटर करेंगे, पॉजिटिव हो गया तो एग्जिट करेंगे. बालक, आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, फ्लक्स कैसा है? आउटगोइंग. मैंने इसके सेंटर पे नेगेटिव रख दिया, फ्लक्स कैसा है? ठीक, नोट किया? सोच समझ के आंसर देना. फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? अंदर वाले चार्जेस पे. मैंने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्जेस पे डिपेंड करेगी? सब पे. इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप आपको याद हो, इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? सब पे. तो लिखिए एक स्टेटमेंट, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन upon charges inside, but electric field depends upon all the charges, inside and outside. ये बात याद रह जाएगी? ठीक है. तो आई होप तुम कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज कितने कितने हों. आइए एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास क्या है, ये एक हेमिस्फेयर हो गया. मैंने हेमिस्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q. तो तुम इसे ऐसे देख रहे हो साइड से, तो यहां एक चार्ज रखा है Q. बताइए चार्ज का कितना पार्ट हेमिस्फेयर के अंदर है? एग्जैक्ट लिमिट पे रखा है, तो हाफ अंदर है, हाफ बाहर है. अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर एक क्लोज्ड बॉडी है, तो तुम कहोगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अंदर चार्ज कितना है? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा आंसर है.
कैन स्टार्ट? आ जाओ बच्चों, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए। चेंज करो, आओ हेल्प करवाओ। सबसे पहले आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है? अगर किसी के टॉपिक ना समझ में आए तो चुपचाप आंसर रख लेना। आओ देखो, आपके पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच हवा में मैंने एक स्फीयर रख दिया, और आई शुड से अ चार्ज। इसके बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज का कितना पार्ट क्यूबॉइड के अंदर है? पूरा ही अंदर है। तो मैं फ्लक्स क्या कहूंगा, कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हाइपोथेटिकली लेट जस्ट से तुमने एक चक्कू लिया और उससे इस क्यूबॉइड को कट कर दिया, ठीक है? तो ध्यान से देखो, फिगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी आई, ठीक? बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मेरे ड्राइंग में सिर्फ 96 नंबर थे, ठीक है? 250 में से तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं इसे बीचों बीच से काट दूंगा और मैं ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट के राइट, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट देखूं, तो बताइए ये एटम, ये सेब, ये वटएवर जो भी है, कैसा दिखाई देगा? तो आप सीधा सही है कह सकते हो, ऐसे दिखाई देगा, और बाकी जो हाफ है वो इससे बाहर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो एक चीज बताओ, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के कौन से पार्ट पे मैंने ये एटम या ये एप्पल रखा है, स्फीयर? ओके, मेरी गलती है, राइट साइड वाली वॉल है उसके अंदर। मेरी गलती है थोड़ी सी। चलो ठीक है, शाबाश, कईयों को पता है कईयों को नहीं पता। हाँ बच्चों, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ओके, इन लाइनों को एज। कितने एज होते हैं क्यूब में? 12। फेस कितने होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? काइंड ऑफ कॉर्नर ही वर्टेक्स है। आई होप आपको ये सारी बातें पता हो, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो इनमें से कौन सी टर्म की बात कर रहा हूं मैं? ये कहां है? फेस के ऊपर, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक एटम को फेस के मिड पे रख दिया। बताइए कितना पोर्शन अंदर है? हाफ। तो स्फीयर का आधा पार्ट अंदर है या नहीं है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाँ भाई, ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के फेस पे एक स्फीयर रख रखा है, चार्ज, बताओ फ्लक्स कितना होगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फेस पे अगर कोई चीज रखी है तो वो आधी अंदर होगी आधी बाहर होगी। प्रॉब्लम किसी को? क्यों? पूरे स्फीयर पे चार्ज था, ठीक है? इस पूरे पे क्या था, मैंने आधा काट दिया तो आधा बाहर हो गया और आधा अंदर रह गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या गिरी हुई हरकतें हैं ये? क्या फेंक फेंक के गिरा रही है, बोल। हाँ भाई, क्या है ये? चल ही नहीं रहा ये हाइलाइटर, ये हाइलाइटर की लाइट डिम हो गई क्या? ये सूख गया? खिलाया कर इसे, सूख रहा है कुछ। हाँ तो बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? कंचों में एक्सपर्ट था मैं, हमेशा जीतता था जब भी अकेला खेलता था। आए वापस। किसी को प्रॉब्लम है फेस पे होगा तो क्यों ऐसा होगा? करें आगे? ठीक है बच्चों, तुमने हाँ कर दिया। बच्चों मैं भी कर सकता हूं। बालकों, मैंने बहुत टाइम दिया था तुम्हें। गाओ मिनट। देखो बच्चे,
आई डोंट केयर, आ जाओ। देखो जो साथ साथ नहीं लिख सकता वो बाद में 7-8 बच्चों का होमवर्क देख के लिख लेना। आए वापस। हाँ भाई देखो, मैंने कहा था ना समझ ना आए तो याद कर देना, मेरा वही पॉइंट था। अब सोच समझ के आंसर देना। ये आपके पास वही नया क्यूब या क्यूबॉइड है। कितना चार्ज बचा इस पे? क्यू बाय 2। अब आपने फिर से चक्कू लिया और हाइपोथेटिकली इसे काट दिया मिड से। समझ पा रहे हो? ऐसे काट दिया। बात क्यू बाय 4 की नहीं है, बात फिगर की है। आइए, तो मैंने इसे फिर से बीच से काट दिया और हमारे पास दो पार्ट बचे अप एंड डाउन। मेरे कटोरा कट मान जा, क्या दिक्कत है बता। मेरे से भी पूछ लो, मेरे को इसी काम के सैलरी मिलती है। हाँ भाई, अपर वाले क्यूब को देखिए प्लीज। आई होप आपके दिमाग में इमेज हो। ये स्फेयर का जो पार्ट है अब कहां होगा? ये नीचे वाला यहां होगा ना। ये कौन सी जगह है? एज। तो ये एज के मिड पॉइंट पे है। बताओ स्फेयर का कितना पार्ट है ये? क्यू बाय 4, 1/4 पार्ट है। तो अगर कोई चीज एज पे है तो हम कह सकते हैं वो 1/4 अंदर होगी। इसका मतलब ये नहीं है छत पे खड़े हो जाओ 1/4 अंदर हो 3/4 बाहर हो, ठीक है। ये क्यूब की बात हो रही। डोंट लिव ऑन एज, लिव एट बॉडी सेंटर। ये वाला तुम्हें समझ में आता अगर केमिस्ट्री से एक टॉपिक डिलीट नहीं होता तो तुम्हारा पूरा चैप्टर। हाँ भाई कोई डाउट? तो आई होप सबको समझ में आया हो। अगर कोई चीज एज पे है तो वो 1/4 क्यों है? क्योंकि वो 2 बार आधी हो चुकी। अब दोबारा से आइए, एक और चक्कू लीजिए। क्या बाल को तेरे से क्या लग रहा है? मेरे से बन रहा है। आई एम ट्राइंग। इट डजेंट मैटर वेदर यू फेल और पास। ट्राई किया या नहीं किया ये चीज मैटर करती है सिर्फ बोलने के लिए। फेल हो गए तो पेरेंट्स से पूछ लेना कितना मैटर करता है नहीं करता, ठीक। इसीलिए अपने पेरेंट्स को बोलो वो हायर डिग्री परस्यू करें और फिर उनसे डेली पूछो हाँ भाई क्या आगे राज ठीक है। लेकिन वो बातों में नहीं आते। आओ, आई होप आपको दिख रहा हो यहां एज पे हमारे पास क्या है? एक चार्ज, एक स्फेयर। अब मैंने इस स्फेयर को ऐसे काट दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? अब इसका पार्ट क्या है? ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। लेट जैसे तुम लोगों ने टमाटर काटे हैं, देखो टमाटर है तुम्हारे पास, एक ऐसे चक्कू मारा एक ऐसे चक्कू मारा, दो ऊपर से चक्कू हो गए और एक बीच से चक्कू मार दी। कितनी स्लाइसेस? 8। तो ये मैं तीसरा चक्कू मार रहा हूं, ठीक। तो अगर मैंने बीच से मार दिया, देखो ये बीच से गया है, तो अब ये फ्रंट वाला क्यूब देखो, जस्ट फ्रंट वाला। तो ये फ्रंट वाला क्यूब है, दिख रहा है सबको? ये वाला क्यूब, ये वाला। इस क्यूब के यहां पे ये चार्ज होगा। यहां कितना पार्ट है ये चार्ज का? क्यू बाय 8। याद रह जाएगा। थैंक यू बच्ची, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था। सोचो कोई मेरे लेक्चर देख रहा अपनी दादी के साथ फुल वॉल्यूम पे। दादी तेरे गुस्से में आएगी, स्क्रीन पे कुछ ना कुछ फेंक के मार देगी। क्या बच्ची? दादी क्या? ओह सॉरी, कोई बात नहीं, आप भी दादी से कम नहीं, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। आप क्लास की दादी है बच्चे, जितने भी गुंडे वगैरह वाले काम होते हैं सारे आप ही करती है जहां तक मैंने सुना है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है बच्चे, ठीक। कोई भी पॉलिटिशियन ढूंढ ले, ठीक। पॉलिटिशियन के राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं जहां तक मैंने मूवीज में देखा है, या नहीं?
अरे खुद के लेफ्ट राइट हैंड नहीं, मेटाफोरिकली। ठीक, नए वाले पुराने बच्चे हैं या पुराने वाले नए बच्चे हैं। आ जा, ये बच्चा अकेला बैठा है, इसके साथ बैठ जा। ठीक है, आज तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। ओके, करें स्टार्ट। ओके, लिख लिया होगा, आइए। ओए जल्दी जल्दी मेरी तरह लिखो। डायग्राम है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती बनाने में। देखो बच्चों, बालकों, दिस इज बॉडी सेंटर, दिस वन इज फेस सेंटर, लास्ट में रेड बुल खड़ा खड़ा हो। क्या दिक्कत है? इतनी देर से क्यों सबटाइटल पास किया जा रहा है? क्यों बोले जा रहा है? मैं आगे देख रहा हूं तो तू पीछे से ही तो बोलेगा। बालक देख, खड़ा ही रह थोड़ी देर, क्यों आर्ग्यूमेंट करना? मेरे पास पावर है। जब भी कोई बच्चा पूछता है सर मुझे क्यों खड़ा किया, मैं तो बोल भी नहीं रहा था, तो मैं सीधा कहता हूँ हुर्र। बच्चा बोलेगा सर मैं पेन मांग रहा था, या मैं पूछ रहा था, या मैं तो नहीं बोल रहा था। आई थिंक ये 3 बहाने होते हैं, चौथा है कोई? 99% बहाने यही होते हैं। तो मैं कहता हूं तू बस क्यूट लग रहा था इसलिए खड़ा किया। ठीक है, ओके, थोड़ी देर खड़ा रहे, घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आओ, हाँ भाई, लास्ट वाला कहां पे है? ठीक है, कॉर्नर पे। तो अगर एक चार्ज कहां पे है? बॉडी के सेंटर पे है, तो बताओ फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फेस पे है तो एच पे है तो, और कॉर्नर पे है तो। बात आई समझ में? ये समझाने में हमें दिक्कत नहीं होती थी जब तक केमिस्ट्री में सॉलिड चैप्टर होता था पहला 12th में, लेकिन अब थोड़ी दिक्कत आती है ना समझाने में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कौन कहां है और क्यों वो आंसर है। क्या कई बार बच्चे मेरे से आके आर्ग्यू करते हैं कि सर हमारा आंसर तो ये बन रहा है, लेकिन आंसर ये दे रखा है, हमारा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पाई पाई का मोहताज बना दूंगा। थोड़ा सा देख लेना, कई बार नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सेंस में लिखने के लिए वो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ओके, याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ओके, क्वेश्चन है a charge is kept at the corner, a charge is kept at the corner of a cube. Find the flux, find the flux through each face, through each face. करें स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूं। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, अगेन प्लीज वर्ड चेक कर लेना, मैं क्यूबॉइड नहीं बोल रहा हूं, क्यूब बोल रहा हूं, परफेक्ट सिमेट्रिक। मेरे पास ये एक क्यूब हो गया और मैंने क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे? एनीवन? रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई होप आप दिमाग में इमेज बना पा रहे हो कैसे होंगी। बात आई समझ? परफेक्ट सिमेट्री है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर मैं कह दूं इस फेस से 5 फ्लक्स है तो इस फेस से कितना होगा? 5। सिमेट्री पूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एक से जा रही है उतनी दूसरे से जाती हुई दिख रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 6 टाइम फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो बताओ एक फेस से कितना होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बताइए समझ। तो जब भी तुम्हें फेस से पूछा जाए सो ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम अंटिल योर प्रॉब्लम इज योर फेस। ठीक है। गंदा था फेस, गंदा था यही तो मैं बोला। देखो बच्चों बात ये है फेस गंदा है या नहीं, बात ये है कि फेस को गंदा बनाए क्यों रखते। आराम से हंसते हुए पढ़ो। बीच में इतने जोक मारता हूं लेकिन फिर भी तुम्हारी वो सड़ी हुई शक्ल आगे आ जाती है। ठीक। हाँ बच्चे स्माइल करते रहो, अच्छा लगेगा। अदरवाइज तुम्हें वो मेरी रील याद ही होगी जो मैंने तुम्हें देख के बनाई थी, ढैंचू कर रहा था वो। ठीक है। वो तुम्हें लोगों से इंस्पायर्ड था। ठीक है। बस यही लगता है सुबह पेरेंट्स ने कूट के भेज दिया और अब जाके वापस कुटाई होनी है। हाँ भी कर रहे हो इस बात पे? ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारा गम समझ सकता हूँ। नहीं हाँ मजे तो आए थे जब मैंने पिछले लेक्चर में तुम सबको बाहर से खड़ा देखा। मैं यार इसका तो फोटो फ्रेम बनाएंगे। नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, ऐसे मौके बहुत मिल जाएंगे। आंसर बताओ अब, ये हिंट थी तुम्हारी। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया बालक? क्या परफेक्ट सिमेट्री है? आजा, इसमें नहीं पूछ रहा, जो क्वेश्चन दिया उसमें पूछ रहा हूं। देखो बच्चे लेट जस्ट से तुम में से एक बच्चा मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। कैमरे को देखो अच्छे से ताकि कैमरे वाला थोड़ा शक में आ जाए कि बच्चे मुझे क्यों देख रहे हैं। यहां पे मैंने क्या किया, आपको कॉर्नर पे बैठा दिया। ठीक। और मैंने आपको एक लेजर लाइट दे दी। सो लेजर लाइट्स आर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। आप यहां बैठे हो और ये आपके पास कितने फेसेस हैं कॉर्नर पे? कितने फेस टच करते हैं? किसी भी कॉर्नर को देख लो 3 फेस टच करेंगे। ठीक। तो ये हमारे पास, ठीक है मेरे को बनाने नहीं आ रहे अब। ओ हाँ बन गए, नहीं बने, हाँ बन गए। ये वाला खोपचा है। तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो बताइए अगर मैं कॉर्नर पे चार्ज रख दूं तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस हैं? 3 फेस सुना मैंने, 6। तो 3 फेस तो वो हैं जो चार्ज को टच कर रहे हैं और 3 फेस वो हैं जो टच नहीं कर रहे हैं। यू कैन यूज एडजेसेंट इंस्टेड ऑफ टच। तो 3 फेस टच करेंगे और 3 फेस टच नहीं करेंगे। जैसे ये वाला खोपचा है कैमरा, तो इसको ये 3 फेसेस टच कर रहे हैं, ये फ्लोर टच नहीं कर रहा और ये 2 फेसेस टच नहीं कर रहे। ठीक। तो काफी टची बातें बता रहा हूं आज मैं। बेटा रेड बुल अब खड़े खड़े सबटाइटल्स पास कर रहा है। क्या मिल जाता है तेरे को, समझ नहीं आया? तेनू समझ नहीं आया? किसी पास कोई डब्बा है अमेजोन वगैरह, कुछ भी थोड़ा सा बड़ा हो कीबोर्ड? बालक आजा, ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास खोपचा है। इस खोपचे को कौन कौन टच कर रहा है? ये टच कर रहा है, मैंने सुना है ऊपर से वो गिर जाते हैं। ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, वो टच कर रहा है। क्या समझ नहीं आया? अरे तू बालको तुम चाहे 100 बार पूछ लो, मैं पहली बार में ही डांट मार दूंगा। ठीक है। ओके कोई डाउट यहां पे? तो आंसर इसका भी क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। आओ अब नेक्स्ट, तुम उस कॉर्नर में बैठे हो और तुम्हें लेजर लाइट पकड़ा दी। क्या कोई भी लेजर लाइट तुम ऐसी लगा सकते हो जो
मान लो मैंने यहां से लेजर लाइट ऑन की, कोई भी ऐसी लेजर लाइट जो इस फेस से या पीछे वाले फेस से आर पार हो जाए, नहीं। बात आ रही है समझ? अगर मैं इस कॉर्नर पे हूं और इस कॉर्नर पे मैं लेजर लाइट ऑन करूं, तो लेजर लाइट ऐसे जाएगी, कोई भी लेजर लाइट ऐसे नहीं जा सकती कि गई और इसके अंदर से निकली। सो द फ्लक्स थ्रू टचिंग फेसेस हैज टू बी जीरो। किसी भी फेस से जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे चार्ज टच कर रहा है, उसके आर पार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती, उसका फ्लो नहीं हो सकता, हेंस द फ्लक्स विल बी जीरो। तो बताओ कितने फेस बचे? 3। तो फ्लक्स थ्रू नॉन एडजेसेंट फेसेस शुड बी Q by 8 epsilon naught। कितने फेसेस है नॉन एडजेसेंट? तो फ्लक्स थ्रू ईच नॉन एडजेसेंट फेस इज दिस वन। बताइए, फ्लक्स थ्रू ईच नॉन एडजेसेंट कितना बचेगा? Q by 24 epsilon naught। ये आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Q by 24 epsilon। ढक्कन हो, कितने फेस हैं? 3 से फ्लक्स जीरो है, 3 से है, तो मैंने तो फेसेस से पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 0 0 0 Q by 24 epsilon naught, Q by 24 epsilon naught, Q by 24 epsilon naught। बात आई समझ? तो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो 0 या Q by 24 epsilon naught। 0 को मिस मत करो, ये अलग बात है, मैं आंसर मान रहा हूं, हमेशा जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं सब में Q by 24 epsilon naught होता है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, बोथ ए बी। ऐसे आंसर भी होते हैं, कभी तुम पहला ही ऑप्शन देखो और क्लिक कर दो Q by 24 और एक 0 भी हो बीच में, और लास्ट में ए बी बी सी या वन ऑफ दीज समथिंग लाइक ऑप्शन हो। सोचो नन ऑफ दिस की जगह ऑप्शन आ जाए वन ऑफ दिस। तो वो गलत होगा ना। मान लो मैंने पूछा x इज इक्वल टू 2 + 4, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन वन ऑफ दीज, और तुमने वन ऑफ दीज को टिक कर दिया, तो आंसर ये भी तो हो सकता है, तो अब 2 ऑफ दीज हो गए ना। थैंक यू बच्चों, जिंदगी में और कोई काम नहीं है, यही चीजें सोचते रहते हैं। आई ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? लिखे क्या बच्चे? शानी बच्ची है, पीछे का देखना था, बोली डाउट है, ठीक है। चलिए ठीक है। क्या? बालक बालक, परपेंडिकुलर अगर कोई फील्ड लाइन नहीं है तो हम उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। अब एक चीज बता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी इतनी ज्यादा हैं, हम किस किस का कंपोनेंट लेते थे? इससे बढ़िया है गॉसेस लॉ से कैलकुलेट कर लें। मैंने पहले भी कहा था सारी ईएफएल कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसलिए हम Q by epsilon naught लेके आते हैं। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर अगेन। इस पे प्रैक्टिस तुम खुद ज्यादा कर लोगे। देखो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है ए साइड का, उसके मिड पॉइंट से a/2 ऊपर एग्जैक्टली तुमने एक चार्ज रख दिया, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा ये चीज हमें बतानी है, ठीक है? एनी आंसर्स? 0 आ जा, 0 ट्राई करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, स्क्वायर से पास हुई, एक हो गई ना, 0 आंसर नहीं है, बाकी भी होंगे, डोंट वरी। हाँ भाई आओ करें स्टार्ट। सॉरी
एक मिनट, चार्ज बाहर है, क्लोज्ड बॉडी है ये बालक, यही तो पॉइंट है, क्लोज्ड बॉडी नहीं है तो कर देंगे। देखो एक मिनट, तेरे अकॉर्डिंग और केक को शांति, तेरे अकॉर्डिंग सिर्फ क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स हो सकता है। आजा टाइम मशीन में ट्रैवल करके कल चलते हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, क्लोज्ड बॉडी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, तो फ्लक्स तो ओपन सरफेस से हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने ऐसे ही लिखवा दिया था बालक, गॉसेस लॉ क्लोज्ड बॉडी से लगता है, ठीक है, फ्लक्स किसी भी सरफेस से हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए यहां पे, सिमेट्री। लास्ट में बच्ची खड़ी हो ले प्लीज। बता फ्लक्स कितना होता है क्यूब से? तेरा ध्यान ही नहीं है बच्ची, बोर्ड की क्लास है, मतलब क्लास में बोर्ड है लेकिन क्लास भी बोर्ड की है, थोड़ा सा साथ साथ ध्यान दे ले, वरना फरवरी में फोन करेगी। इस बार तो हद ही हो गई, एक बच्चे का फिजिक्स के पेपर वाले दिन सुबह फोन आया 9 बजे, बताया था एग्जैक्टली ठीक है, डाउट पूछ रहा नोट्स में, जबकि हम सीबीएसई के पेपर से पहले चीटिंग अरेंज कर रहे होते थे, ठीक है कि ये वाली बाथरूम के इस कोने में जा सकती है। कभी फ्लश के अंदर नहीं डाले पेजेस वगैरह? अरे फ्लश में नहीं, फ्लश के डब्बे में, मैंने भी नहीं डाले, ठीक है। एक बार मैं अपने 12th के पेपर में गलती से वॉशरूम में चला गया था, एक छोटा सा होल था, उसमें एनसीईआरटी की पूरी बुक ठुसी हुई थी। मैं देख के हैरान था कि यार ये कौन बच्चे हैं, इनसे मिलना पड़ेगा। ओके बकवास अपनी साइड में, वापस आओ। देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्क्वायर, फिर एक और स्क्वायर, फिर दोनों स्क्वायर को ज्वाइन कर दो, बीच में 4 खंबे गाड़ दिए, क्या बन गया? क्यूब। अब मैंने क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, ए ए, ये डिस्टेंस कितना है? a/2। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो बच्चों ये क्यूब है, पूरी सिमेट्री है, तो एक फेस से फ्लक्स कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट? क्या मैं कह सकता हूं इस फेस से फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा? अब मेरा मूड हुआ और मैंने दीवारें गिरा दी, जादू। क्या आंसर है? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर क्लोज्ड बॉडी नहीं है तो तुम हाइपोथेटिकली क्लोज्ड बॉडी बना सकते हो, ठीक है। बालक ये क्यूब की 6 साइडों में से एक साइड ही तो है, एक सरफेस, एक फेस ही तो है, इसलिए फ्लक्स का आंसर Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। इन बच्चों की हिम्मत कैसे हो गई हमसे ज्यादा चिल्लाने की? बस थैंक यू। हमारी क्लास के होते हुए साइड वाली क्लास से शोर कैसे आ रहा है? ठीक है आइए, थैंक यू। हाँ भाई, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना। करें आगे? एक मिनट सर, बालक बालक वो बाकी सरफेस हैं, बस है नहीं। गॉसियन सरफेस कैन बी अ हाइपोथेटिकल सरफेस। जैसे मैंने हाथ पे एक स्फेयर रख रखा है, दिख रहा है किसी को? इमेजिन करो, अब दिखा? हाँ ये गॉसियन सरफेस है जो मेरे हाथ पे स्फेयर रखा हुआ है, इसका कलर पसंद नहीं आ रहा तो रेड है, ठीक है।
कोई बात नहीं, पिंक कर देते हैं, हो गया ना। सो दिस इज गॉसियन सरफेस। बालक यहां पे बाकी फेसेस हैं, बस दिख नहीं रहे, ऐसे सोचो। तो एक चीज लिख लीजिए, गॉसियन सरफेस कैन बी अ हाइपोथेटिकल सरफेस। और बच्ची क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बता जल्दी। खड़ी होके भी नहीं देख रही क्या? क्यू बाई 6 आ गया, क्या बोलते हैं उसे, सी डैश, मुक्का फिर ई नॉट। शाबाश शाबाश बच्ची, शाबाश। ठीक है, कल मैंने अपनी एक रील पे कमेंट देखी कि मास्टर क्लास में डांस कर रहा है बच्चे पेपर में। ठीक है, डांस ही करेंगे, नंबर तो आएंगे नहीं। मैं यार बात तो सही है इसकी, तेरे को आज तक नहीं पता इसे क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? नॉट की स्पेलिंग बता। NOT, शाबाश। बच्चे मान जा, थोड़ी सीरियस हो जा, बोर्ड की क्लास। ओके, करें आगे? ठीक है, चेंज करो। स्टेटमेंट लिखी, गॉसियन सरफेस कैन बी अ हाइपोथेटिकल सरफेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखे, अब कभी मैं फ्लक्स बोलूं उसे सिंबल से बोलना, ठीक है? तो फाई लिख लेना इंस्टेड ऑफ बार बार फ्लक्स। लिखिए, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, flux through a Gaussian surface is independent of shape or size of the Gaussian surface। क्या लिखवा है? ओके, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड बॉडी लिख लो, क्लोज्ड बॉडी इंस्टेड ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड बॉडी। कुछ नहीं है, बस वो रिपीट नहीं करना चाहता। आइए, हाँ तो बच्चों देखो, ये मेरे पास एक उंगा बुंगा पोटैटो है, इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया। फिर मैंने सोचा नहीं, ये हम किसके अंदर रख देते हैं, स्फीयर के अंदर। फिर मैंने सोचा नहीं, ये क्यूब के अंदर रख देते हैं। तो फ्लक्स कितना होगा तीनों केसेस में? लेकिन शेप तो अलग अलग है, की फर्क पैंदा है। फिर मेरे पास एक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, मेरे को चुल हुई और मैंने इस स्फीयर का साइज 10 टाइम्स कर दिया, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा? दोनों से फ्लक्स बताओ, बताइए समझ। तो हमारा आंसर इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो क्लोज्ड बॉडी दिखती कैसे है। बच्चों कल के छुट्टी। क्या हुआ? करने दो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अ वॉर। ठीक है, देखी जाएगी, पढ़ाई तो जिंदगी भर की है तुम लोगों ने। ईट का जवाब फूड से, यू ईट फूड, ईट। कोई बात नहीं बच्चों, नोट किया, याद रह जाएंगे ये चीजें। नेक्स्ट लिखे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बैठ जाओ दोनों, मान जाओ, सुधर जाओ, बोर्ड की क्लास। एप्लीकेशंस ऑफ GL, गॉसेस लॉ। एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? शाबाश, सबको पता है। एप्लीकेशन कम्स फ्रॉम अप्लाई, कि पढ़ तो लिया लेकिन अप्लाई कहां कर? ठीक है, जैसे तुमने वो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े होंगे, डेली लाइफ में यूज आ रहे होंगे, है ना? ठीक है, बस में चढ़ रहे होंगे कि नहीं टेन थीटा तो इतना है। तो ये वाला एंगल ऐसे लिया जाएगा।
सो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। सबसे पहली एप्लीकेशन लिखे, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ EFL, to calculate number of EFL. ओके, आ जाओ। आई होप आपको याद हो, मैंने बोला था एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट होती है। एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होती, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ, ये मेरे पास एक 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मैंने इसे क्या किया, एक स्फेयर के सेंटर पे रख दिया, ठीक है। एक 1 कूलम का चार्ज हो गया, स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ। बताओ फ्लक्स थ्रू द स्फेयर कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाओ कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे। हाँ भाई, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर दिखाओ, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ds। ऑफ कोर्स पैरेलल होंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के पैरेलल? फिर एक और ले ली मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये भी एरिया वेक्टर के पैरेलल है। फिर ये क्या हो गई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? Number of EFL passing through a surface perpendicularly, normally, orthogonally, 90 degreecally, अनारकली, ठीक, सलीम कली, मुगले आजम कली। तेरे को इस जोक में हंसी आई? ओके, हाँ बच्चों, अब एक चीज सोच समझ के बताओ, क्या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लेंगे? बिल्कुल, और उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने में तो उल्टा सोचो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी 4 पाई वहां भेज दो। तो प्लीज देख लेना, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम ये ले सकते हैं। आई होप आपको 8.85 का रेसिप्रोकल ना करना पड़े। कोई डाउट? तो पाई नियरली 3.14, ये प्रोडक्ट 110 के आसपास आएगा, 110 के आसपास। प्रॉपरली लिखोगे तो ये 10 की पावर 11 बनेगा। जैसे आप साफ साफ देख सकते हो, एक चार्ज से 10 की पावर 11 या 12 इसके आसपास कुछ डेटा जाएगा। 10 की पावर 11, 10,000 करोड़। तो किसी भी एक कूलम चार्ज से 10,000 करोड़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसों की हेल्प से। गॉसे, ये हमारे पास गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन याद रह जाएगी, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन लिखिए, क्या हुआ, थक गए? कोई बात नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सिंबल ई लिख लिया करो, गजनियों भूल जाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बालक तूने काटा मार दिया, व्हाइटनर लगा वो जो उस दिन स्टंट कर रही थी। अगली स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड, electric field can be calculated using GL. GL क्या है? किसी का ये क्वेश्चन है? ठीक है, हम गोसों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि GL क्या है। गली गली में शोर है। हाँ भाई,
नेक्स्ट तीसरी एप्लीकेशन, बालक इन एप्लीकेशंस को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अब मैं इसे 2-3 पेजों में लिखवाऊं फिर तीसरी एप्लीकेशन लिखवाऊं, उसके बजाय हम सीधा यहीं कर लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन लिखें, टू फाइंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड, to find net charge enclosed in a closed body, net charge enclosed in a closed body लिखा। ये हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है। तो ये जो दूसरी एप्लीकेशन है ये हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे इसी के क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेकिन अभी इन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बच्चों, तीसरी एप्लीकेशन समझते हैं। phi is equal to charge enclosed by epsilon naught। अगर मैं तुमसे चार्ज एनक्लोज्ड पूछूं, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट को साइड भेज दो, phi ये बन जाएगा। दिस इज गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको याद रहनी चाहिए। करें स्टार्ट। मना कर रही है, वाइवा देगी फिर से। ओके चेंज करूं, आइए क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इट इज जस्ट अ केस स्टडी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है, लिखें। अ क्यूब ऑफ साइड ए is placed as shown in an electric field. The cube is placed as shown. The electric field is equal to E naught root x I cap. E naught root x I cap. Find the flux through the cube. And yes ma'am, कोई भी क्लास नहीं हो सकती मॉर्निंग में। नहीं कह दिया था, मना कर देता। ओके मैडम, ओके। कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आइए वापस। हाँ भाई देखो, फाइंड द, क्या लिखा है सॉरी, फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज एनक्लोज्ड। क्या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं। आइए देखिए, आपके पास ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ठीक है। एक क्यूब को आपने यहां रख दिया, ठीक है, लेट्स जस्ट से आपने यहां एक क्यूब को रख दिया, बेटा तेरे से भी नहीं बन रहा बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बाल को अपने हाथ से क्यूब बनाओ प्लीज। बन गया? कैसे बना? ओए ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। हाँ नहीं बन सकता। अरे 3 उंगली 3 उंगली, ये क्या हुई? दीज आर एजेस। कितने एज होते हैं? अगर मैं क्यूब बना रहा हूं तो क्यूब में 12 एज हो सकते हैं। ये 3 और 3, मेरे पास 6 साइड है, इनसे नहीं बनेगा। ओ बन गया, इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है।
कोई बात नहीं, चलो ठीक है, किसी से नहीं बन रहा, चलो वो खेल लेते हैं। वो क्या होता है, वो गेम नहीं होता धागों वाला। अब फालतू की चीजों पे हमेशा आ जाओ। ओके, हाँ तो बच्चों, हाथों से जैसे मैंने बनाया, देखो बच्चों, क्यूब बनाना बिल्कुल इजी। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर बन गए पैरेलल, होप से ज्वाइन कर दो। बालकों, क्वेश्चन तुम जितना लेट करोगे उतना मैं तुम्हें लेट करूंगा, तो चुपचाप जल्दी समझो। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, नेक्स्ट कैसी है? स्पेस वेरिएबल, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या मैं कह सकता हूं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कोई प्रॉब्लम? कितने फेसेस, कितने फेसेस से पास हो रही है? दो दो से दो से नहीं, दो के अलावा बताओ, एक कैसे बिड़ू? देखो, आई होप आपको याद हो, ये कल वाला ही क्वेश्चन है। एक फेस ये इससे एंटर होगी, एक फेस ये इससे एग्जिट होगी। तो फर्स्ट फेस से एंटर हो रही है, सिक्स्थ फेस से एग्जिट हो रही है, बाकी फेसेस कैंसिल हो गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बाकी से कितना फ्लक्स होगा? जीरो। तो इससे एंटर होएंगे, इससे एग्जिट होएंगे, बाकी कोई कुछ नहीं करेंगे, करवाएंगे? ओके, नेवर माइंड। नहीं है बच्ची, तू फर्स्ट डे आज तेरा भी, मैं इतनी देर से देख रहा कि ये बच्ची पहचान नहीं पा रहा, फिर मुझे लगा इसने सीट चेंज की हो जाता है ना कभी कभी, तुम किसी शॉपकीपर को देख रहे हो डेली और वो किसी और जगह मिल जाए तुम्हें, तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, तुम उसे पहचान नहीं पाते कि ये देखा हुआ है, कहाँ देखा है। जैसे एक बार मैंने अपना प्रिंसिपल देखा और मैं पहचान नहीं पा रहा कि इसकी हाइट इतनी नहीं थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसके पास टांगे होंगी। मैं हमेशा उसे डेस्क पे बैठा हुआ देखता था, दिमाग में इमेज बनी ही नहीं उसके पास टांगे थी। कोई नहीं बच्ची, वेलकम टू जेनेसिस, आपको भी ठीक है, आई होप कल भी दिखाई दो। वरना लास्ट लेक्चर मेरा ही है, मेरे पे नाम आएगा। क्या इससे पहले वाले भाग चुके हैं दो तीन, कोई बात नहीं। ओके, आइए, यहां से आया यहां से गया, किसी को डाउट? तो ये हमारे पास 6 फेसेस थे, नेगेटिव फ्लक्स कहाँ होगा? पहले एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव, एग्जिटिंग पॉजिटिव। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस वेरिएबल। अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस वेरिएबल है। हाँ भाई, क्यूब को सामने से देखो, क्या दिखेगा? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बोलो स्क्वायर। अंदर से आत्मा बाहर निकलनी चाहिए। किसी ने हैरी पॉटर पार्ट 2 देखी हो, सांप की आवाज? गैस कहीं और से नहीं, आइए वापस। हाँ भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां x की वैल्यू क्या है? 0। यहां x की वैल्यू है a। कोई बता सकता है यहां x की वैल्यू क्या होगी? 2a, क्योंकि हमें क्यूब की साइड क्या दे रखी है? a। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है, तो एग्जैक्टली यहां पे क्या मैं x चेंज कर रहा हूं? नहीं। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E नॉट रूट नेगेटिव नेगेटिव कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस फेस पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, हो तो रही है। x पूरे फेस पे 2a है,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E naught root 2A. रूट टू ए फिट आउट। हाँ भाई बताओ, इनवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है? E naught root A. ए नॉट रूट ए इनटू साइड स्क्वायर, शाबाश, माइनस, शाबाश। दिस वन इज, शाबाश बच्ची, पहली बार रही है तू, ठीक है। दिस वन इज इनवर्ड फ्लक्स, तो बच्चे आउटवर्ड फ्लक्स भी बता दे। कोई बता सकता है किसकी मिमिक्री है? शाबाश, एनीवन? किसकी साउंड में बोलने की मैं कोशिश कर रहा था? मैंने मिमिक्री सीखी थी एक जमाने में। फिर वो जमाने चले गए, है ना बच्चे? बाल को हमेशा बैकअप रखो, ठीक है, हमेशा बैकअप रेडी होना चाहिए। अगर बैक टेढ़ी मेढ़ी होगी ना तो कमर दर्द हो जाएगा, सोचिएगा, बैक अप। अभी आउटगोइंग फ्लक्स कितना है? ए नॉट रूट टू ए A square. इंटू ए स्क्वायर, नेगेटिव। हाँ भाई, नेटफ्लिक्स कितना है? नेटफ्लिक्स 198 गरीबों वाला, ठीक है। कितना है नेटफ्लिक्स? चलो ठीक है, तुम कहेंगे 80 मानेंगे, एक काम करेंगे, कॉमन लेंगे, ए नॉट कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, रूट ए भी, रूट ए, चलो छोड़ो नहीं लेते, ऑप्शन देख लेना क्या बचा, रूट टू ए माइनस रूट ए। फिर डाउट किसी को? एनसीईआरटी के दूसरे पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज है इस क्यूब के अंदर? क्लोज्ड बॉडी है, गोसे लगा दो।